हेलो स्टूडेंट। इससे पहले की क्लास पार्ट मतलब 5 में हम पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप कि कार्बनिक यौगिकों के फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनके बारे में बेटा हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। क्योंकि जितने भी हमने कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं उनके कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं। रासायनिक गुण क्योंकि हमने कार्बनिक यौगिक सारे पढ़ लिए हैं, संतृप्त, असंतृप्त और फंक्शनल ग्रुप के साथ भी इनकी हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के आज हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे कि इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पहला रासायनिक गुण जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं हमारे, उनके रासायनिक गुण क्या हैं। सबसे पहला है हमारा दहन मतलब कार्बनिक यौगिक अगर जलेंगे तो क्या देखें, मोस्ट प्रॉब्ली हमने कार्बन के अपरूप पढ़े हैं, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है ना, और फ्लेरिन है। तो अगर इनको जलाया जाए, क्योंकि ये टोटली प्योर कार्बन के ही बने हुए हैं, तो अगर इन कार्बन्स को अगर हम जलाएं, बर्न करें, तो बर्न करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और इसके साथ साथ ये ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, जैसे धुआं देते हैं या ऊष्मा देते हैं, इस तरह की चीज़ें। चलिए आगे इसमें पढ़ लेते हैं हम कि किस तरह से ये यौगिक वायु ऑक्सीजन की दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं। इसमें तो जल के होने के चांसेस ही नहीं है, लेकिन हाँ, इनमें जल अगर हाइड्रोजन होता तो बिल्कुल जल भी उत्पन्न करते, तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश को मुक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, मीथेन है। मीथेन गैस, इसको हम कहते हैं CH4 को बेटा हम मीथेन गैस कहते हैं। ये हमने पढ़ी भी थी, मिथ, एक कार्बन वाले मिथ एन, तो ये मीथेन गैस है। जब मीथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न की जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हीट मतलब ऊष्मा, हीट उत्पन्न होती है एज वेल एज लाइट, क्योंकि जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें से हमें लाइट भी गेट होती है। तो हीट और लाइट दोनों हमें प्राप्त होती हैं मीथेन को बर्न करने से। इसी तरह से अगर हम कोई और हाइड्रोकार्बन ले लें, जैसे कि अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल को अगर हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया जाता है, तो भी वह क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड सेम थिंग ऊष्मा, हीट, दैट मीन्स हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये होती है इनकी क्रिया कार्बनिक यौगिक, क्योंकि ये भी कार्बन है, कार्बन का अपरूप है। C जो है वो कार्बन का अपरूप है। ये ग्रेफाइट भी हो सकता है या फिर ये डायमंड भी हो सकता है। डायमंड को भी अगर हम जलाएं, हमने बताया था पहले वीडियो में भी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा और इस तरह से वो ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर संतृप्त जो होते हैं, जैसे कि ये जो है ये हमारा संतृप्त है मीथेन, पर नीली ज्वाला और वायु की सीमित आपूर्ति पर काजल उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गैस का जो चूल्हा होता है बेटा, गैस के चूल्हे में अगर ये पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी ब्यूटेन प्रोपेन ही होती है हमारे गैस के चूल्हे में जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर आपको बर्तनों में कालस लग रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो गैस है वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो रही, वो काजल छोड़ रही है। और अगर नीली फ्लेम के साथ जल रही है तो मतलब वो पूरी ऑक्सीजन उसको मिल रही है और वो पूरी तरह से बर्न हो रही है, और बर्न हो रही है तो वो काजल नहीं छोड़ेगी, नीली फ्लेम के साथ बर्न होगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वायु में दहन करने पर काजल ज्वाला उत्पन्न होती है और इसके
अपेक्षा अगर हम किसी असंतृप्त को, अगर हम इथीन या फिर एथाइन को अगर हम गर्म करते हैं तो वो कालस छोड़ते हैं। कालस दैट मीन्स वो कोई काली सी स्याही छोड़ते हैं। कोयले तथा पेट्रोल के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। बिल्कुल, कोयला है या पेट्रोल है बेटा, इन ईंधनों में क्या होता है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी होती है। इनमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। तो वो जो नाइट्रोजन है, जैसे कि ये है नाइट्रोजन है, अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होती है, अगर हम कोयला या पेट्रोल जला रहे हैं तो उनमें ये सल्फर और नाइट्रोजन उपस्थित होती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर बर्न होगी तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाएगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनाएगी, ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाएगी। ये हमारे बनते हैं। और जब ये क्रिया करते हैं किससे, वाटर से, तो ये हमारे क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। अगर हम H2O प्लस SO3 की रिएक्शन कर देंगे तो H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस तरह हमारे अम्ल बन जाते हैं। और ये जो अम्ल है ये अम्लीय वर्षा करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती है, हमने पढ़ा भी है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करना मतलब कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करके हम अल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं। फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, एसिटिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसमें हमारा क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। अगर हम किसी अल्कोहल को एग्जाम्पल ले लो, अल्कोहल ही दिया हुआ है आपका C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, 2 कार्बन वाला है तो क्या कहेंगे, इथ एन सिंगल बॉन्ड, ई नहीं लगाएंगे, ई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं, OL, इथेनॉल। तो इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करें, और इसमें हम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑक्साइड का प्रयोग ये बता रहे हैं कि दोनों का कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है क्षारीय कौन सा होता है, KMNO4, और अम्लीय होता है हमारा K2Cr2O7। अगर इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों का यूज़ करेंगे, दोनों से ही रिएक्शन सेम ही होगी, इसलिए दोनों को हमने लिख दिया। अगर हम क्षारीय KMNO4 लेते हैं तो भी रिएक्शन हो जाएगी, अगर हम अम्लीय K2Cr2O7 लेते हैं तो भी रिएक्शन हो जाएगी, दोनों ही केस में रिएक्शन हो जाएगी। और ऑक्सीकृत अभिक्रिया इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा बेटा हमारा CH3COOH, मतलब कि एसिटिक एसिड मतलब, या फिर इसका हम IUPAC नेम देते हैं, लास्ट हमने पढ़े हैं IUPAC नेम। कितने कार्बन है, 2 का मतलब हो गया इथेन ओइक एसिड है, इथेनोइक एसिड लिखना भी ज़रूरी है ना। और प्लस क्या होगा, वाटर यहाँ से हमें गेट होता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से। कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। जैसा कि हमें पता है कि जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, संयोग हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके इनमें से जुड़ गई,
तो ऑक्सीजन का सहयोग होता है और हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, उन्हें हम ऑक्सीकृत अभिक्रियाएं कहते हैं। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिली। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है योगात्मक अभिक्रिया। इसको हम, जो थर्ड रिएक्शन है बेटा हमारी, इसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया ही योगात्मक कहलाती है। कहीं कहीं पे आपको इसका मिलेगा संकलन अभिक्रिया, लेकिन इसको योगात्मक या एडिशनल रिएक्शन भी कहेंगे। योगात्मक अभिक्रिया या एडिशनल रिएक्शन भी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि ये जो रिएक्शंस हैं ये मोस्ट प्रॉबली जो है संतृप्त में नहीं होती, इससे संतृप्त बनते हैं, असंतृप्त करते हैं। तो असंतृप्त में से हम ले लें, असंतृप्त हम कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। चलिए हम एक यही ले लेते हैं, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त असंतृप्त हम इससे भी पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। तो ये असंतृप्त है और इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है तो क्या हुआ, इथ हुआ। डबल बॉन्ड है तो ईन हो गया, ईन, इथीन। तो इथीन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिसे हम निकिल कहते हैं, या फिर हम पैलेडियम भी ले सकते हैं इसमें। या तो निकिल लीजिएगा या पैलेडियम, किसी एक का प्रयोग करते हैं। और इनको हम बेटा उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन से होते हैं, उत्प्रेरक का कार्य ये होता है कि वो अब जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके वेग में परिवर्तन करते हैं, या तो उसका वेग बढ़ा देते हैं या उसका वेग घटा देते हैं। ये काम होता है उत्प्रेरक का। तो यहाँ पे निकिल या फिर पैलेडियम यही काम यहाँ पे करेंगे, इसके वेग को बढ़ा देंगे। और ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेते, कोई इनका अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक संगठन नहीं होता, इनसे कोई तत्व नहीं बन, कोई भी ऐसा यौगिक नहीं बनेगा। मतलब कि ये स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उसके वेग में परिवर्तन कर देते हैं। इन्हीं को हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसमें 200 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये रिएक्शन होती है, जिसमें कि अब ये जो हाइड्रोकार्बन हमारा था संतृप्त नहीं था, असंतृप्त था, अब ये संतृप्त हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब ये हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसका नाम क्या है, इथ। 2 कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन हो गया, एन। और इस तरह से हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ये था हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये हमारा बन गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्राप्त कर लिया हमने, है ना। ये अभिक्रिया यहाँ पे हुई। तो इस अभिक्रिया को बेटा हम हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम अगर हम दें तो इसको हम हाइड्रोजीनेशन, या हिंदी में हम कहें तो हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा, ये पूछी भी जाती है बोर्ड में, क्योंकि यह वही अभिक्रिया है जिससे कि हम वनस्पति तेल से, वनस्पति जो तेल होते हैं हमारे, वनस्पति तेल से यही क्रिया करते हैं, और हाइड्रोजन की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं। हॉट का निशान होता है, ये तिकोना जो त्रिभुज हम बनाते हैं इसको हॉट का निशान कहते हैं। वैसे हम इसे ऊपर बनाते हैं बेटा, ऊपर बनाइएगा आप। तो ये वनस्पति तेल जो है वो किस में बदल जाता है, वनस्पति
घी में बदल जाता है। और वनस्पति तेल जो होता है वो हमारा कैसा होता है, असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। और वनस्पति घी कैसा होता है, वो हमारा संतृप्त होता है, संतृप्त होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि खाने में जो हम वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं वो हमारा असंतृप्त होता है, और असंतृप्त जो होता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। दैट मीन्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये हमारे लिए हेल्दी होता है। असंतृप्त जो होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है। जो भी चीज़ें हमारी तेल फॉर्म में होती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन जो घी में बदल जाती हैं, जो वनस्पति घी में बदल जाती हैं, वो हमारी संतृप्त हो जाती हैं। और संतृप्त जो है वो संतृप्त वसीय अम्ल बनाती हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसी को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हमने कार्बनिक यौगिकों के करैक्टर में भी की थी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि आप देख रहे हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मीथेन फिर से आ गया है, और मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। संतृप्त, क्योंकि मीथेन क्या है, संतृप्त है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन में सबसे जुड़े हाइड्रोजन का प्रकाश तथा ऊष्मा की उपस्थिति में अन्य परमाणु के अणुओं में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है ये इसके एक हाइड्रोजन को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है, एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें CH3 + Cl, क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या कर रही है, सूर्य के प्रकाश में भी ये अभिक्रिया हो जाती है। तो आप सीधा सूर्य के प्रकाश में भी लिख लें, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में ये अभिक्रिया यहाँ से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो गया और उसकी जगह पे क्लोरीन जुड़ गया, प्लस जो हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हुआ था वो एक क्लोरीन लेके यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। अब इसको हम दोबारा से अगर ले लें तो ये कंटिन्यू रिएक्शन हो जाएगी, और ये प्रतिस्थापन क्रिया दोबारा अगेन होगी। क्लोरीन की उपस्थिति में, सेम सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और विस्थापित हो जाएगा, और ये हमारा CH2 से अभी यहाँ पे हमारा 4 था, 4 से हमारा 3 हो गया था, Cl भी आएगा बेटा, यहाँ पे 3 हो गया था, Cl3, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, CHCl प्लस एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, 3 जुड़ गए, और यहाँ बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंटिन्यू हो रही है, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्लोरीन के कितने जुड़ गए, 3 जुड़ गए हैं। तो इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। आपने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म एक ऐसा रसायन होता है जिसकी खुशबू को सूंघ के बेहोशी हो जाता है आदमी। कोई अपने हैंकी वैंकी में लगा के नाक पे लगा दे तो उससे बेहोश हो जाता है, वो यही है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम आगे भी कर सकते हैं कि ये और भी विस्थापित हो जाएगा। अगर CHCl3 + क्लोरीन अगेन रिएक्शन करें तो ये हाइड्रोजन जो एक बच रहा है हमारा, ये भी प्रतिस्थापित हो जाएगा, और Cl4 हमें प्राप्त होगा यहाँ पे HCl। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक करके हाइड्रोजन, पहले 4 थे,
यहाँ पे 4 थे हाइड्रोजन के, यहाँ 3 रह गए, फिर यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे 1 भी नहीं रहा। तो इस तरह से कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये पूरी रिएक्शन आपको ये बता रही है कि यहाँ पे प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है कि हाइड्रोजन को क्लोरीन जो है वो अलग कर रहा है, एक एक करके उसने सारे हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इथेनॉल, जो हमने पढ़ा भी था, जिसे हम क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। अब हम कलर चेंज कर लें इथेनॉल के लिए। ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल किसको कहते हैं? इथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, इथेनॉल। इथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, तो कार्बन के हो गए 2 और ऑल है, एन लगाए तो 5 हैं और OH ग्रुप, ये है हमारा इथेनॉल। तो इथेनॉल के भौतिक गुण क्या होते हैं? पहले हम इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे, जैसे कि इसके भौतिक गुण यहाँ पे दिए हुए हैं, हम इन्हीं में से पढ़ लेते हैं। इसको हम इथाइल एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। भौतिक गुण, अवस्था देखिए, रंगहीन और साफ व तरल होते हैं, मतलब ये रंगहीन होते हैं और ज्वलनशील द्रव्य होते हैं, मतलब इनमें कोई अपना कोई रंग नहीं होता। इनकी गंध जो होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। और जो अल्कोहल हम कह रहे हैं ये शराब ही होती है बेटा, और शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। तीखी होती है, जलनशील होती है। इसका क्वथनांक जो है 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि ये इसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होता है, तो ज्वलनशील है। विलेयता है, मतलब पानी में घुल जाती है, इजीली घुल जाती है, पानी में घुली हुई अवस्था में रहती है। ये वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ जलती भी है, क्योंकि ये ज्वलनशील है, एक हल्की नीली ज्वाला के साथ जलने लगती है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, पानी से भी कम होता है इसका घनत्व। और वाष्पशील है, क्योंकि जल्दी ही बॉयल आ जाता है। 78 भाई पानी में 100 पे आता है, यहाँ पे 78 में आ जाता है, तो जल्दी ही बॉयल हो जाती है, तो वाष्पशील है और वाष्पित हो जाती है। वैसे तो अगर हम देखें तो इसका प्रयोग नशा करने में किया जाता है। इसका जो भी इसका सेवन करते हैं उनको मूर्छा आने लगती है और स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक ही है। लेकिन कहीं पे ये भी देखा गया है कि इसका प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में, दवाइयों में, जैसे कफ सिरप में, टॉनिक्स में, और जो हमारी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वेरी इम्पॉर्टेंट ये इसके भौतिक गुण थे। अब हम इसके पढ़ने जा रहे हैं बेटा रासायनिक गुण, कि इसमें क्या क्या रासायनिक गुण हैं। रासायनिक गुण में हम पहले देख लें कि एथिल अल्कोहल या इथेनॉल के रासायनिक गुण। एथिल अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से फंक्शनल OH ग्रुप के कारण होती है। इसमें जितने भी चेंजेस हम देखेंगे इसके OH ग्रुप के कारण ही देखेंगे। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है, जैसे कि हमने कार्बनिक यौगिक में भी पढ़ी थी, दहन अभिक्रिया, कंबशन रिएक्शन। इथेनॉल एक अत्यंत ज्वलनशील यौगिक है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। मैंने ये रिएक्शन आपकी लिखी थी ऊपर कि जलता है और हीट और लाइट भी देता है। हीट प्लस लाइट, ज्वाला, लाइट मीन्स ज्वाला के साथ जलता है, ज्वाला के साथ जलता है और ऊर्जा देता है, गर्मी दे रहा है। ठीक है, तो ये इसकी दहन अभिक्रिया है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और लिख चुके हैं कार्बनिक यौगिकों में। नेक्स्ट अभिक्रिया है सोडियम के साथ अभिक्रिया। ये सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है।
क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति का है और वो क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो इससे दोनों से मिलके क्या हो जाता है कि एक लवण बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो विस्थापित हो रही है, ये गैस जो है ये निकल रही है। ये सेकंड है। नेक्स्ट इज थर्ड अभिक्रिया है हमारी निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पे है कि इथाइल अल्कोहल जो है C2H5OH इथाइल अल्कोहल जब कंसंट्रेटेड का मतलब है सांद्रण, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन होती है। जब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो बेटा इससे क्रिया करने के बाद ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्योंकि ये एक निर्जलीकरण मतलब जल का अणु को बाहर निकालने वाली है। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया और वाटर निकल गया, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि यहाँ पे निर्जलीकरण मतलब कि जल से निर्जल कर देना है इसको, इसमें से एक जल को निकालना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि जल के लिए तो हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए H2O, तो निर्जलीकरण की क्रिया तभी संभव है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसमें से एक वाटर का निकाल दिया। वाटर निकालने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास बचता है उसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा C2H4 और ये क्या है, ये एक इसका नाम बनना ये जल्दी से C2 है तो क्या हो गया, इथ हो गया, इथ। और ये तो ईन है, डबल बॉन्ड वाला है, फॉर्मूला देख लीजिए, ईन इथीन है ना, तो इथीन है ये। और इथीन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये जो अभिक्रिया है ये बेटा टेम्परेचर पे होगी, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगी। तो इतना टेम्परेचर पे ये अभिक्रिया आप यहाँ पे देखेंगे। निर्जलीकरण दैट मीन्स जल को बाहर निकालना है इसमें से। नेक्स्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो हमने पहले भी किया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में होती है। या तो ये होगा या ये होगा, या तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो। उसकी उपस्थिति में अगर इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको ऑक्सीकृत करें तो हमारा अम्ल हमें प्राप्त होता है। अल्कोहल से हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे एसिटिक एसिड हम या सिरका भी कहते हैं हम इसे अपनी भाषा में, शराब से हम सिरका भी बना सकते हैं। तो ये अभिक्रिया हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है हमारी एस्ट्रीकरण, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये जो है ये हमारी एस्ट्रीकरण की जो अभिक्रिया है बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको लिख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। और इसमें होता क्या है कि इथेनॉल कार्बोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक, चलिए लिख लेते हैं साथ के साथ, इथेनॉल C2H5OH प्लस, अब हम उसको उल्टा करके लिखते हैं है ना, HOOCH3, ये एसिडिक एसिड है। इसका देखो सीधा रूप हम लिख दें COH, इसको ही हमने पलट के लिख दिया है बेटा, यहाँ पे उल्टा करके लिखा है। और उल्टा करके लिखने का हमारा एक मोटिव है कि इससे आपको अभिक्रिया समझ में आएगी। और ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। और यहाँ पे जो हमारा निकलता है वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकल जाएगा ये, और यहाँ हमें एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एस्टर। और साथ के साथ वाटर निर्जल, एस्टरिफिकेशन भी वाटर निर्जलीकरण की अभिक्रिया ही है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अल्कोहल काम करता है, यहाँ पे एसिटिक एसिड भी काम कर रहा है, एसिटिक अम्ल, इसको हम क्या कहते हैं,
एसिटिक अम्ल, और इसको हम क्या कहेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल या सिरका, इसको हम सिरका भी कह सकते हैं एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में। एक तो हमारा वाटर बन रहा है और दूसरा क्या फॉर्म हो रहा है, दूसरा हमारा एस्टर बन रहा है। क्या बनेगा, C2H5 COOH, CH3। तो ये हमारा क्या बन रहा है बेटा, ये हमारा एस्टर बन रहा है, एस्टर। और इसी को एस्ट्रीकरण कहते हैं। एस्टर फॉर्म हो रहा है इसलिए इसको हम एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया करते हैं। और यह वही अभिक्रिया है जो कि साबुनीकरण की क्रिया में भी काम करती है। साबुनीकरण की क्रिया में भी क्या बनते हैं, इसी तरह से हमारा एस्टर फॉर्म होता है, इसी तरह से एस्टर फॉर्म होता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे फॉर्म होगा एस्टर, चलो एक रिएक्शन आपको करके हम दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पे आपका एस्टर फॉर्म होता है। और ये जो एस्टर है जब फॉर्म हो जाता है, इसके बाद हम इसकी सोडियम से क्रिया करते हैं। इसको सीधा करके लिखेंगे, है ना, ये होता है एस्टरिफिकेशन हो गया। और साबुनीकरण की क्रिया में इसकी क्रिया हो जाती है, अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो CH3COOC2H5, ये हमारा क्या है, एस्टर है, एस्टर है। और इस एस्टर की क्रिया हो जाती है सोडियम से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम से कर लीजिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर लीजिए, ठीक है, इसकी क्रिया होती है। और जब इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो क्या बनता है, देखिए, तो हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हमारा C2H5 COONA बनता है और प्लस हमारा अल्कोहल निकल के आता है CH3OH। ये हमारी साबुनीकरण की क्रिया है बेटा। इससे जो बनता है, ये जो बनता है इसको हम साबुन कहते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं होता उसमें हमारा फॉर्मूला होता है दूसरा। मैं आपको वो रिएक्शन भी लिख के दिखा दूंगी, लेकिन ये बिल्कुल उसके जैसी ही रिएक्शन होती है, सेम। आप इसको मैच कर लीजिएगा उसके साथ। देखिए, वो क्रिया होती है आपकी जिसे हम कहते हैं साबुनीकरण की क्रिया। साबुन बना रहे हैं, CH2CH2 C एस्टर है तो 2 जीरो लगेंगे और कार्बन लगेंगे, और यहाँ पे कार्बन 17H35, कार्बन 17H35, कार्बन 17H35, और इसकी क्रिया हम करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सेम जैसे ऊपर रिएक्शन हो रही है, आप मैच कर सकते हैं, है ना। ये साबुनीकरण की क्रिया है इसलिए थोड़ा सा, और तनु ही है, ये जो है हमारा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे क्रिया करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, एक तो हमें प्राप्त होता है C17H35 COONA। देख रहे हैं जैसे ऊपर प्राप्त हुआ था हमें। इसी को हम कहते हैं बेटा साबुन। इसी को क्या कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। ये साबुन हमें प्राप्त हो रहा है। फिर इसके साथ ही हमें प्राप्त होता है ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, तो साबुन
हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। पहले एस्टरिफिकेशन की क्रिया होती है और फिर दूसरी जो अभिक्रिया है वो साबुनीकरण की क्रिया होती है। तो हमने पहले एस्टर बनाया, यहाँ पे हमने क्या किया, एस्टरिफिकेशन की क्रिया करी है, जिसने कि हमने इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड से एस्टर बनाया। फिर एस्टर, इसको भी हम क्या कहते हैं बेटा, इसको भी हम एस्टर कहते हैं। ये क्या है, एस्टर है, क्योंकि COO जिसमें आ जाता है उसको हम एस्टर कहते हैं। और एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो साबुन बनता है, तो इसको हम साबुनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। सो इस तरह से आपके आज कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण और साथ के साथ आपके इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल मतलब कि IUPAC में इथेनॉल और सिंपली इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया भी पूरी हो गई। थैंक यू बेटा।